नमस्कार दोस्तों, वीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 18 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स को कवर करने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है, हम रोज एक सुविचार डिस्कस करते हैं और आज का सुविचार है, खुद से जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। मेरा ना तो किसी से चैलेंज है, ना किसी से कंपटीशन है। मेरे को खुद को सक्सेस होकर दिखाना है। और इसी मोटिवेशन के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर्स बाय योगी सुपर 10 डेली एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ डिस्कस करता हूं। और आप बिलीव रखिए कि आपको जो यहाँ पे एमसीक्यूज में करवाता हूं वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसा कि पहले भी ऐसा हो चुका है। तो इस एमसीक्यू सीरीज में मैं आपको क्वेश्चन के मल्टी डायमेंशन पहलू को छूने की कोशिश करता हूं और आपको हर एक छोटे से छोटा पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। तो शुरू करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन, किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। अगर आपको ये पता है कि गुरुग्राम देश के किस राज्य में स्थित है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं आप कि एक किसान है जो ये जो ग्रेन एटीएम है, यहाँ पे कहीं कहीं आप ग्रेन एटीएम नाम से भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। जो अनाज एटीएम है इसी को ग्रेन एटीएम कहते हैं। तो ये जो ग्रेन एटीएम है, यहाँ से किसान अनाज निकाल रहा है। ये एक टच स्क्रीन टाइप, यहाँ पे जो न्यूमेरिक आपको एक कैलकुलेटर टाइप देखने को मिलेगा, जहाँ पे जैसे आपने एटीएम में देखा होगा एक न्यूमेरिक बटन होते हैं जिसमें आप वहाँ पे टच के माध्यम से अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड के जो यूनिक नंबर होता है उसको आप डायल करके अपना जो राशन कार्ड का जो अनाज का जो एक लिमिट्स होती है उस लिमिट्स का आप अनाज निकाल सकते हैं। अब हम इसको बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इसी के तहत ये सिस्टम को डेवलप किया गया और ये एक नई प्रकार की मशीन है जो 5 मिनट में 70 किलो अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने की क्षमता रखती है। और इसमें बायोमेट्रिक और स्क्रीन लेसर बिना किसी मिस्टेक के ये अनाज को नापता है। जैसे आपने एटीएम में देखा होगा किसी टाइप की मिस्टेक नहीं होती, तो सेम उसी बेस पर ये इसको तैयार किया गया। आप इसमें आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर और मशीन ये ऑटोमेटिक है, जिसमें ऑटोमेटिक जब आप जो अपन आधार कार्ड नंबर होता है अगर आप वो पर डायल करोगे तो आपको अनाज मिल जाएगा। और ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम पीडीएस सिस्टम कहते हैं, ये पीडीएस सिस्टम को अधिक पारदर्शिता लाएगी। यानी आपने देखा होगा कि जो सरकारी दुकानें होती है वहाँ पे काफी मिस्टेक्स देखने को मिलती है। कई बार यूँ होता है कि जो दुकानदार होते हैं वो एक से अधिक राशन कार्ड के माध्यम से खुद के पास यूजर्स का जो राशन सामग्री है वो रख लेते हैं। तो अब इसमें कहीं ना कहीं ये चीजें पारदर्शिता के माध्यम से उसमें कमी आएगी। और इसके अलावा इसमें जो लंबी लंबी लाइनें लगती है, जो यूजर्स का टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, तो वहाँ पे यहाँ पे टाइम बचेगा और जो लंबी लाइनों की भीड़ होती है उससे भी हमको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2, विश्व युवा कौशल वर्ल्ड यूथ स्किल डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जुलाई। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है, जो आज की एक जरूरत है और इसके बारे में अवेयर करना काफी ज्यादा एक महत्वाकांक्षी चीज हो गया, क्योंकि स्किल की कमी के बिना हम देख रहे हैं कि जो देश में सबसे बेरोजगारी की जो समस्या युवाओं में बढ़ती जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे देश की जो नीतिगत सरकार की जो नीतिगत योजनाओं में स्किल्स की कमी का रहना भी एक उत्तरदायी कारण माना जा सकता है। और अब आजकल जो गवर्नमेंट स्किल पर काफी जो युवाओं के जो कौशल विकास पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी को कम किया जा सके। यहाँ पे मैंने स्किल के अनेक तत्व बताए जिसमें एक्सपीरियंस, एबिलिटी, ग्रोथ और इसके अलावा लर्निंग, नॉलेज सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब इसको हम बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से कवर करें तो जो पहला स्किल डे मनाया था वो 2015 से इसकी शुरुआत की गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अधिकाधिक युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करना। आपने अभी हाल ही में एक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री उनका ट्वीट देखा होगा और उसमें उन्होंने कहा था कि जब देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और युवाओं को अधिक से अधिक अपने जो स्किल पर काम करना चाहिए और अन्य जॉब्स पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब के 1000 पोस्ट निकलती है वहां पे 8 से 10 लाख युवाओं के फॉर्म आते हैं, तो सब लोगों को जॉब देना मुश्किल है। तो जब युवाओं में इस तरीके का कौशल विकास डेवलप हो जाएगा तो वो अपनी जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं, जिससे उनके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा और इसके अलावा युवा डिस्ट्रैक्शन और फ्रस्ट्रेशन से भी बचेंगे। और
2021 का जो कौशल विकास जो स्किल डे की जो थीम है, इसकी री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, ये इसकी थीम थी, जो आपको कई बार एग्जामिनर टफ क्वेश्चन के रूप में अगर इसको एमसीक्यूज के रूप में बनाना चाहते हैं तो वो इस तरीके की ऑप्शन में आपको दे सकते हैं। री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट 2021 की थीम थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन का एप्लीकेशन का शुभारंभ किया था। और ये जो शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन है, ये आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब हम इसको बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से देखें तो आईआईटी कानपुर द्वारा ये विकसित है और सरकार में शिकायत निवारण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर आधारित ये पहली जो सिस्टम है और ये शिकायत को पहचान कर सकता है। जो यूजर शिकायत डालता है उसमें इस शिकायत को वो डिटेक्ट कर सकता है और बार बार अगर कोई शिकायत आती है स्पैम के रूप में तो उस मैसेज को डिटेक्ट कर सकता है और उसको ब्लॉक कर देता है। और इसके अलावा ये शिकायतों को स्वचालित रूप से संभालेगा और मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा और लोगों की जो शिकायतें होती है उसका कम समय में निवारण हो सकेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश सरकार है, इसने जो ओबीसी की जो पहले किसी भी जो यूजर था या फिर किसी स्टूडेंट को या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर उसका आय सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो पहले 6 लाख की सीमा होती थी, लेकिन अब 8 लाख तक की इसमें छूट दी गई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 119। 119 एथलीटों का ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल है और इसमें 128 मेंबर इन जो एथलीट है, एथलीट के अलावा 128 टोटल मेंबर यहाँ पे भेजे जाएंगे। और जो पुरुष है वो 67 पुरुष यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और 52 महिलाएं यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगी। जो ओलंपिक है वो टोक्यो में खेला जाएगा। और इसके अलावा जो भारत है वो लगभग 80 प्लस यानी 85 के आसपास जो पदक हैं उन पर प्रतियोगिता करेगा। इसके अलावा भारत 80 प्लस पदकों पर प्रतियोगी करेगा। टोक्यो ओलंपिक में कितने एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 119। जो टोक्यो ओलंपिक अब जुलाई में स्टार्ट होने वाला 26 जुलाई के बाद, तो वहां पे भारत 119 एथलीटों के साथ भारत के 119 एथलीट प्रतिनिधित्व करेंगे। अच्छा जी, टोक्यो ओलंपिक में कितने एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 119। 119 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे जिसमें 67 पुरुष होंगे और 52 महिलाएं होंगी। और ये भारत के 22 राज्यों से यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे। जो सारे जो एथलीट है वो कहीं ना कहीं जो टोटल भारत के जो टोटल राज्यों में से जो 22 राज्य हैं उन 22 राज्यों में से ये एथलीट यहाँ पे भाग लेंगे। और इसके अलावा अगर टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करें तो ये जो अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का जो ग्रुप है 119, ये सबसे अधिक एथलीट भारत इस बार ओलंपिक के इतिहास में भेजने जा रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर किस शहर में उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फिर से टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड है। टीम इंडिया का आधिकारिक गीत किसने लॉन्च किया? जो टोक्यो ओलंपिक टीम है इसके लिए टीम इंडिया का आधिकारिक गीत किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। जो अनुराग ठाकुर है भारत के हाल ही में नए खेल मंत्री बनाए गए जिन्होंने किरण रिजिजू का स्थान लिया था। और इस जो टीम इंडिया का जो ये आधिकारिक संगीत है इसको AR रहमान ने कंपोज किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 2021 की जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है। और अब हम इसको बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से कवर करें तो ये जो
इलेक्ट्रिक वाहन नीति, ये 2018 की जो वाहन नीति थी उसको संशोधित करके ये नई नीति लॉन्च की है। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो भारत में जो चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन है उसमें महाराष्ट्र को सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा इसमें देखें तो 2025 तक अपने प्रमुख शहरों में जो नए पंजीकृत वाहन हैं उनको 10% को इलेक्ट्रॉनिक बनाना है और 31 मार्च 2025 तक ये नीति वैध रहेगी। तो आप सभी को पता है कि हाल ही में जो पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं वो भी एक तरीके से रीज़न है, और पर्यावरण प्रदूषण है उसको भी कम करने में इससे हेल्प मिलेगी। तो क्योंकि मुद्दा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये जरूरी भी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सेंट केतवन के अवशेष किस शहर में प्रदर्शित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अब हम इसको बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से कवर करते हैं। तो 400 वर्षों के बाद 2005 में पुराने गोवा के जो ऑगस्टीन चर्च है वहाँ पे सेंट केतवन के अवशेष मिले थे। अब हम पहले देखते हैं सेंट केतवन है कौन है। तो जो पूर्वी जॉर्जिया था उस पूर्वी जॉर्जिया का एक राज्य है काखेती राज्य की ये रानी थी, और 1624 में इसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था और इसी के कारण इसकी हत्या कर दी गई थी। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा नैरो मानसिकता से रिलेटेड मुद्दा था उस टाइम, तो इस वजह से इनके इस्लाम नहीं स्वीकार नहीं करने के कारण इनकी हत्या कर दी गई थी। और उनके अवशेषों को अगस्तीन भिक्षुओं द्वारा गोवा लाया गया था, और इसके बाद यहाँ पे गोवा में ये 2005 में ये अवशेष मिले थे। और अब ये संयुक्त रूप से यानी जो भारत के जो विदेश मंत्री रविशंकर प्रसाद, इन्होंने यहाँ पे घोषणा की है कि जो ये जॉर्जिया को ये उपहार के रूप में भेंट किया जाएगा और भारत और जॉर्जिया में इसको संयुक्त रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का जो डीए बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? यहाँ पे संशोधित कर लेना आप, डीए बढ़ाकर कितने % किया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो केंद्र सरकार ने डीए है जो महंगाई भत्ता वो 28% कर दिया है, और पहले ये 17% यानी 17% था। ये महंगाई भत्ता कर्मचारियों को जो आज के टाइम में जो मुद्रास्फीति बढ़ती है उसके कारण दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको स्टडी मटेरियल के अलावा जॉब से रिलेटेड भी आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और अगर आपको इस वीडियो के आंसर के साथ PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ई नोट्स रेडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।